क्या दोस्तों आपको पता है बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान का नाम क्या है? प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विजय सांस्कृतिक महोत्सव हाल ही में कहां आयोजित किया गया है? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 27 सितंबर 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट है यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और आज के वीडियो के क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल आप पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रख दी है, वहां पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और जो फाइल या डिस्क्रिप्शन वाली फाइल मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। उत्तर पूर्व व पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी पर बने चक्रवाती तूफान का नाम क्या है? दोस्तों हाल ही में उत्तर पूर्व व पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी पर बने चक्रवाती तूफान का नाम है गुलाब, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है गुलाब। और गुलाब चक्रवात का नामकरण किसने किया है? दोस्तों पाकिस्तान देश ने गुलाब का नामकरण किया है। चक्रवाती तूफान को लेकर आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय इलाकों में तो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और 29 सितंबर तक यह पश्चिम बंगाल के तट पर पहुंचेगा। कब तक? 29 सितंबर तक यह पश्चिम बंगाल के तट पर पहुंचेगा। और उत्तराखंड में भी 29 सितंबर तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है और येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। और दोस्तों यहां हम सबको पता है कि जब भी चक्रवात आते हैं तो येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट जारी किए जाते हैं। और वो दोस्तों हमारे जो रफ्तार है, वायु की रफ्तार, उनको ध्यान में रखते हुए यह अलर्ट जारी किए जाते हैं। लेकिन इनसे भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यह बन सकता है कि गुलाब का नामकरण किसने किया है? पाकिस्तान देश ने। और वर्ष 2021 में आने वाले संभावित चक्रवाती तूफानों के नाम और नामकरण करने वाले देश के बारे में मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले तो देश और चक्रवाती तूफान का नाम क्या दिया है तो याद रखो, यास तूफान आया था। यास तूफान का नाम ओमान देश ने दिया था। और हाल ही में उठा है चक्रवाती तूफान गुलाब। गुलाब का नामकरण किसने किया है? पाकिस्तान देश ने। तो शाहीन, गुलाब के बाद जो चक्रवात आएगा इसका नाम होगा शाहीन। और शाहीन नाम किसने दिया है? कतर देश ने। तो सऊदी अरब ने जावद नाम दिया है, यानी कि शाहीन के बाद जो चक्रवात उठेगा उसका नाम होगा जावद। और श्रीलंका द्वारा असानी नाम सूचित किया गया है तो थाईलैंड द्वारा सीतरंग नाम दिया गया है। और दोस्तों गति नामक जो चक्रवात आया था इसका नामकरण हमारे भारत देश ने किया था। क्या? गति नामक चक्रवात का नामकरण हमारे भारत देश ने किया था। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि अरब सागर में उठे तौकते नामक चक्रवात का नामकरण किसने किया था? आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इसके पहले आए तूफान का नाम निसर्ग बांग्लादेश ने, गति भारत ने, निवार ईरान ने, बुरेवी मालदीव रह चुका है। तो दोस्तों यह सभी ऐसे फैक्ट है जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। निसर्ग नामक चक्रवात का नामकरण बांग्लादेश ने दिया था, गति भारत। तो दोनों में यहां आपको एक कॉमन अल्फाबेट दिखाई देता है, गति भारत। तो निवार में भी कुछ इसी तरह का है, निवार ईरान। ओके, तो बुरेवी बुरेवी नामकरण किसने किया है? मालदीव ने। तो दोस्तों इसी तरह की ट्रिक्स के जरिए आप लंबे समय तक याद भी रख सकते हैं। और यह तरीका हमारा अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। गरीब देशों को किस देश की ओर से कोरोना वैक्सीन की खुराकों के खेप को 2 गुना किया जाएगा? दोस्तों फ्रांस देश के राष्ट्रपति ने घोषणा की है। फ्रांस देश के राष्ट्रपति कौन है आगे मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।
फ्रांस के राष्ट्रपति ने घोषणा की है कि फ्रांस की ओर से कोरोना वैक्सीन की खुराकों के खेप को 2 गुना किया जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रांस, और फ्रांस के वर्तमान राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन। कौन? इमैनुअल मैक्रोन। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि गरीब देशों को फ्रांस की ओर से कोरोना वैक्सीन की खुराकों के खेप को 2 गुना किया जाएगा और इसके तहत 120 मिलियन कोरोना वैक्सीन गरीबों को मुहैया कराई जाएगी। इसी तरह की बात हाल ही में इमैनुअल मैक्रोन ने की है। और दुनिया में कई देश ऐसे हैं जहां वैक्सीनेशन अभियान काफी पीछे है। अफ्रीका की मात्र 3% आबादी को वैक्सीन लगाई गई है, जिसे बढ़ाने की जरूरत है। दोस्तों सोचिए कि और भी देश ऐसे हैं जैसा कि इजराइल, वहां पर 90% से अधिक लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है, लेकिन अफ्रीका के बहुत से देश ऐसे हैं जहां सिर्फ 3% आबादी को ही वैक्सीन लगाई गई है और इसे अभी बढ़ाने की जरूरत है। तीसरा क्वेश्चन, भारत की कंपाउंड महिला टीम ने विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? भारत की कंपाउंड महिला टीम ने विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सिल्वर मेडल। और दोस्तों यह विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप कहां आयोजित की गई है? अमेरिका के यांगटन में। अमेरिका के यांगटन में भारतीय तीरंदाज विजय सुरेखा, मुस्कान करार और प्रिया गुर्जर ने विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया। यह भारतीय कंपाउंड महिला टीम रजत पदक जीतने में सफल रही है और देश का गौरव बढ़ाया है। लेकिन गोल्ड मेडल किसने जीता है? कोलंबिया की टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। इस मुकाबले में भारतीय महिला कंपाउंड टीम कोलंबिया से हार गई, जिसके चलते उसे सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। लेकिन यह उपलब्धि को भी हम कम नहीं कह सकते। चौथा क्वेश्चन, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के लिए आधिकारिक एंथम किसने कंपोज किया है? आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के लिए एक आधिकारिक एंथम कंपोज किया है अमित त्रिवेदी ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमित त्रिवेदी। इमेज में आप देख सकते हैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के लिए आधिकारिक एंथम लॉन्च किया और आईसीसी T20 विश्व कप 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक यूएई और ओमान में खेला जाएगा और एंथम को भारत के जाने माने संगीत निर्देशक अमित त्रिवेदी ने कंपोज किया है। दोस्तों बहुत से फैक्ट ऐसे हैं जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन के रूप में पूछ लिए जा सकते हैं, जैसा कि यह आईसीसी T20 विश्व कप 2021 कहां आयोजित किया जाएगा? यूएई और ओमान में। कब आयोजित किया जाएगा? 17 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर तक। और यह एंथम किसने कंपोज किया है? अमित त्रिवेदी ने। ओके। और कोहली और पोलार्ड के अलावा अफगानिस्तान के स्पिन गेंदबाज राशिद खान और ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल भी एंथम में एक अलग अवतार के रूप में नजर आए हैं। इमेज में आप देख सकते हैं एक अलग अवतार के रूप में, यानी कि कार्टून के रूप में यह दिग्गज जो खिलाड़ी है वो सामने आए हैं। मैंने एंथम देखा, बहुत ही दोस्तों क्यूट है, आप यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन, जलवायु संकेतकों और सतत विकास अंतर संबंधों के प्रदर्शन पर एक नई रिपोर्ट किसने प्रकाशित की? हाल ही में WMO ने जलवायु संकेतकों और सतत विकास अंतर संबंधों के प्रदर्शन पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है WMO। WMO का पूर्ण स्वरूप क्या होता है? वर्ल्ड मीटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में कहे तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन। हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि वर्ल्ड मीटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने जलवायु संकेतकों और सतत विकास अंतर संबंधों का प्रदर्शन, इंग्लिश में कहे तो क्लाइमेट इंडिकेटर्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट डेमोन्स्ट्रेटिंग द इंटरकनेक्शन नामक एक नई रिपोर्ट प्रकाशित की है। और WMO ने 7 जलवायु संकेतकों कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता, तापमान, महासागरीय अम्लीकरण और गर्मी, समुद्री बर्फ की सीमा, ग्लेशियर का पिघलना तथा समुद्र के स्तर में वृद्धि, इसी तरह के 7 जलवायु संकेतकों का अध्ययन किया है WMO ने। और कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ता संकेंद्रण के बारे में मैं आपको बताऊं तो संयुक्त राष्ट्र के सभी
17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती सांद्रता प्रभावित करेगी। दोस्तों यह एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र के सभी 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट लक्ष्यों को कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती सांद्रता प्रभावित करेगी और मानव गतिविधियों के कारण बढ़ती कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता वैश्विक जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारक भी है। छठा क्वेश्चन, भारत में जनगणना की शुरुआत औपनिवेशिक शासन के दौरान कब हुई थी? दोस्तों भारत में जनगणना की शुरुआत औपनिवेशिक शासन के दौरान यानी कि 1881 में हुई थी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1881। लेकिन यह जनगणना वाला क्वेश्चन करंट अफेयर में क्यों आया? तो देखो, हाल ही में केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में एक हलफनामा यानी कि शपथ पत्र दाखिल कर दावा किया है कि पिछड़े वर्गों की जाति आधारित जनगणना प्रशासनिक रूप से कठिन और दुष्कर है। जनगणना की योजना और तैयारी लगभग 4 वर्ष पहले शुरू हुई थी तथा जनगणना 2021 की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। कोविड-19 के कारण यह जनगणना को हाल ही में रोक दिया गया है और सरकार ने कहा है कि जातिवार जनगणना की नीति 1951 में छोड़ दी गई थी। भारत में जनगणना की शुरुआत औपनिवेशिक शासन के दौरान वर्ष 1881 में हुई थी और दोस्तों यहां से क्वेश्चन मैंने सेट किया था। और सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना यानी कि SECC वर्ष 1931 के बाद वर्ष 2011 में पहली बार आयोजित की गई थी। तो यह फैक्ट भी याद रख लीजिए कि सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना पहली बार कब की गई थी? 1931 में, और इसके बाद 2011 में इसी तरह की जनगणना की गई थी। सातवां क्वेश्चन, हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया? प्रति वर्ष विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को, यानी कि आज ही विश्व पर्यटन दिवस मनाया जा रहा है। और यह महत्वपूर्ण दिवस से जुड़े हुए सभी क्वेश्चन की आज हम चर्चा करते हैं। तो विश्व पर्यटन दिवस के लिए 27 सितंबर का दिन क्यों चुना गया है? क्योंकि इसी दिन 1970 में विश्व पर्यटन संगठन का संविधान स्वीकार किया गया था। इसीलिए प्रति वर्ष विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। क्यों? क्योंकि इसी दिन 1970 में विश्व पर्यटन संगठन का संविधान स्वीकार किया गया था। और विश्व पर्यटन दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? पर्यटन को बढ़ावा देना और पर्यटन के द्वारा अपने देश की आय को बढ़ाना है। और विश्व पर्यटन दिवस आयोजित करने की शुरुआत कब और किसने की? 27 सितंबर 1980 से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यह दिवस मनाने की शुरुआत की। वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। और भारतीय पर्यटन को वैश्विक मंच पर बढ़ाने हेतु भारत सरकार ने कौन सा अभियान शुरू किया है? सितंबर 2002 में अतुल्य भारत नामक एक अभियान शुरू किया है, जिसका मकसद है भारतीय पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देना। और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। और भी क्वेश्चन बन सकते हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो यह बन सकता है, लेकिन यह क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। विश्व पर्यटन दिवस 2020 की थीम क्या रखी गई थी? पर्यटन और ग्रामीण विकास। लेकिन वर्ष 2021 के लिए विश्व पर्यटन दिवस की थीम क्या रखी गई है? समावेशी विकास के लिए पर्यटन। इंग्लिश में कहे तो टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। क्या? टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। इसी थीम के साथ दोस्तों वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जा रहा है। और विश्व पर्यटन दिवस 2020 मनाने के लिए किसको मेजबान देश के रूप में चुना गया था? पिछले साल विश्व पर्यटन दिवस 2020 मनाने के लिए मेजबान देश के रूप में चुना गया था जिबूटी और अदिस अबाबा को। लेकिन विश्व पर्यटन दिवस 2021 मनाने के लिए किसको मेजबान देश के रूप में चुना गया है? आइवरी कोस्ट को। दोस्तों कैसा फील हो रहा है? अच्छा, वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों को इस वीडियो की लिंक शेयर कीजिए और उनको बताइए कि जीके 2020 भी पिछले 2.5 वर्षों से कंटिन्यू करंट अफेयर प्रोवाइड कर रहा है। 8वां क्वेश्चन, आधुनिक भारतीय समाज का जन्मदाता किसको कहा जाता है? आधुनिक भारतीय समाज का जन्मदाता कहा जाता है दोस्तों राजा राम मोहन राय जी को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है राजा राम मोहन राय। और हिस्ट्री से जुड़ा हुआ यह क्वेश्चन
करंट अफेयर में क्यों आया, तो देखो राजा राम मोहन राय जी का जन्म 22 मई 1772 को राधानगर नामक बंगाल के एक छोटे से गांव में हुआ था। कहां पर, राधानगर नामक एक बंगाल के गांव में हुआ था। लेकिन राजा राम मोहन राय जी का निधन 27 सितंबर 1833 को हुआ इंग्लैंड के ब्रिस्टल में। और आज हमारे यह महापुरुष की पुण्यतिथि है, इसीलिए यह क्वेश्चन करंट अफेयर में आया है। तो याद रखो, आपने कहीं हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि ब्रह्मो समाज के संस्थापक कौन, राजा राम मोहन राय। सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रणेता कौन, राजा राम मोहन राय। और बंगाल में नव जागरण युग के पितामह किसको कहा जाता है, राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है। और हमारे इस महापुरुष के बारे में आज सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने पेश कर रहा हूं, जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो राजा राम मोहन राय ने अपने जीवन में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, ग्रीक, हिब्रू आदि भाषाओं का अध्ययन किया था। दोस्तों, एक लैंग्वेज सीखने में हमें दिक्कत आ रही है, लेकिन हमारे राजा राम मोहन राय ने अरबी, फारसी, अंग्रेजी, ग्रीक, हिब्रू आदि भाषाओं पर अच्छा प्रभुत्व भी था। और 1821 में उन्होंने यूनिटेरियन एसोसिएशन की स्थापना की। 1814 में उन्होंने आत्मीय सभा को आरंभ किया और आत्मीय सभा का आगे नाम चलकर क्या हो गया, ब्रह्मो समाज। तो याद रखो, 20 अगस्त 1828 में उन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। आत्मीय सभा का विलय ब्रह्मो समाज में हो गया। और सन 1821 में ताराचंद्र दंत और भवानी चरण बंदोपाध्याय ने बंगाली भाषा में साप्ताहिक पत्र संवाद कौमुदी निकाला। किसने, ताराचंद्र दंत और भवानी चरण बंदोपाध्याय ने बंगाली भाषा में साप्ताहिक पत्र संवाद कौमुदी निकाला। कब, 1821 में। लेकिन दिसंबर 1821 में भवानी चरण ने संपादक पद से त्यागपत्र दे दिया, तो उसका स्थान राजा राम मोहन राय ने लिया। और 1831 में एक विशेष कार्य के संबंध में दिल्ली के मुगल सम्राट के पक्ष का समर्थन करने के लिए वो इंग्लैंड गए। और वे उसी कार्य में व्यस्त थे कि ब्रिस्टल में 27 सितंबर 1833 को उनका देहांत हो गया और उन्हें मुगल सम्राट की ओर से राजा की उपाधि दी गई थी। दोस्तों, याद रखो, यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि मोहन राय जी को राजा की उपाधि किसने दी थी, मुगल सम्राट की ओर से राजा की उपाधि दी गई थी। नवा क्वेश्चन, 26 सितंबर को निम्न में से किसने अपना 80वां स्थापना दिवस मनाया। 26 सितंबर यानी कि कल ही CSIR ने अपना 80वां स्थापना दिवस मनाया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है CSIR। CSI का पूर्ण स्वरूप क्या होता है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। हिंदी में कहे तो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। तो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई, 26 सितंबर 1942 के दिन। और CSIR कोरोना वायरस के विरुद्ध जंग में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। CSIR भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान एवं विकास यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट संगठन है। CSIR एक अखिल भारतीय संस्थान है जिसमें 38 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, 39 दूरस्थ केंद्रों, 3 नवोन्मेषी परिसरों और 5 इकाइयों का एक सक्रिय नेटवर्क शामिल है। 10वां क्वेश्चन, विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा। विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कोलकाता में किया जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता। भारतीय सेना 26 सितंबर से 29 सितंबर तक कोलकाता में विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन करेगी। यानी कि यह आयोजन शुरू हो चुका है और यह महोत्सव भारत पाक युद्ध 1971 की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाएगा। दोस्तों, याद रखो कि भारत पाक युद्ध 1971 जिसमें भारत को शानदार जीत मिली और इनके 50 साल हाल ही में पूर्ण होने के अवसर पर यह कोलकाता में विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया है। और विजय सांस्कृतिक महोत्सव का उद्घाटन पूर्वी कमान के सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे करेंगे। और इस कार्यक्रम के दौरान फिल्म स्क्रीनिंग, थिएटर नाटक, संगीत समारोह और बैंड प्रदर्शन सहित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 के बारे में मैं आपको बताऊं तो युद्ध 3 दिसंबर 1971 को शुरू हुआ। कब, 3 दिसंबर 1971 को युद्ध शुरू हुआ और 16 दिसंबर 1971 को यह युद्ध समाप्त हुआ। यानी कि 13 दिन में ही हमने यह जीत हासिल कर ली।
और यह बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच एक सैन्य टकराव था। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? प्रति वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है आपको मालूम है, लेकिन यहां मैंने पूछा है विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है 26 सितंबर को, यानी कि कल ही रविवार को यह दिवस मनाया गया। यहां पर पढ़ सकते हैं वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 26 सितंबर को। याद रखो विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 26 सितंबर को, लेकिन यह दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? संपूर्ण विश्व में पर्यावरणीय स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण कार्यों पर प्रकाश डालना। और विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 2021 का विषय क्या रखा गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे 2021 की थीम क्या रखी गई है? वैश्विक सुधार में स्वास्थ्य समुदायों के लिए पर्यावरणीय स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 2021 की थीम वैश्विक सुधार में स्वास्थ्य समुदायों के लिए पर्यावरणीय स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना। 12वां क्वेश्चन, BSI ने अपने नए प्रकाशन प्लान डिस्कवरी 2020 में देश की वनस्पतियों में कितनी नई प्रजातियां जोड़ी है? सबसे पहले तो BSI, इसका पूर्ण स्वरूप क्या होता है? BSI का पूर्ण स्वरूप बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया होता है। बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपने नए प्रकाशन प्लान डिस्कवरी 2020 में देश की वनस्पतियों में तकरीबन 267 नई प्रजातियां जोड़ी, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 267। हाल ही में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण यानी कि बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपने नए प्रकाशन प्लान डिस्कवरी 2020 में देश की वनस्पतियों में 267 नई प्रजातियां जोड़ी है। इससे पहले जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, इंग्लिश में कहे तो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ने वर्ष 2030 तक प्रकृति का प्रबंधन करने के लिए विभिन्न स्रोतों से विकासशील देशों को अतिरिक्त 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने की मांग की थी। और प्लांट डिस्कवरी 2020 के विषय के बारे में मैं आपको बताऊं तो भारत के वनस्पतियों की नई खोज में बीजीय पौधे की 119, कवक की 57, लाइकेन की 44, शैवाल की 21, सूक्ष्म जीवों की 18, ब्रायोफाइट्स की 5 और फर्न एवं फर्न सहयोगी की 3 प्रजातियां शामिल है। और खोज का महत्व हमारे भारत देश के लिए क्यों है? क्योंकि भारत जैविक विविधता पर कन्वेंशन का हस्ताक्षर करता देश है और पौधे के संरक्षण की वैश्विक रणनीति की दिशा में काम करने के लिए प्रतिबद्ध भी है। इसीलिए यह खोज का हमारे भारत देश के लिए महत्व भी है। 13वां और लास्ट क्वेश्चन, ब्लू फूड क्या है? ब्लू फूड जलीय जानवरों, पौधों या शैवाल से प्राप्त भोजन, इसे कहा जाता है ब्लू फूड, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। लेकिन यह ब्लू फूड करंट अफेयर में क्यों आया? तो हाल ही में ब्लू फूड के पर्यावरणीय प्रदर्शन शीर्षक वाले एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जलीय या ब्लू फूड को वर्तमान की तुलना में पर्यावरणीय रूप से अधिक टिकाऊ बनाया जा सकता है। और रिपोर्ट ब्लू फूड असेसमेंट के हिस्से के रूप में प्रकाशित हुई है। BFA का पूर्ण स्वरूप क्या होता है? ब्लू फूड असेसमेंट। और ब्लू फूड जलीय जानवरों, पौधों या शैवाल से प्राप्त भोजन होते हैं जो ताजे पानी और समुद्री वातावरण में पाए जाते हैं। और ब्लू फूड असेसमेंट स्वीडन स्थित स्टॉकहोम रिजिलियंस सेंटर, संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय और गैर लाभकारी ईट के बीच एक सहयोगी मंच है BFA। ओके। और दोस्तों अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों ओलंपिक की मेजबानी करने वाला दुनिया का पहला शहर कौन बनेगा? चीन का बीजिंग ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों ओलंपिक की मेजबानी करने वाला पहला शहर बनेगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था बीजिंग। लगभग सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है। इनमें से कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा, तो वो है यादव जी। यादव जी आपका भी हमारे चैनल में स्वागत है। विनेश कोहली, बारैया विक्रम, सुमित्रा परमार, चंद्रिका किशोरी, किंजल प्रजापति, कुंवरिया प्रियंका, हिरल पटेल, इन सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है बीजिंग का। तो विजय सिंह,
सोलंकी हरेश, SM राठौड़, जल्पा परमार, सुभाष शर्मा, संगीता कौशिक, रोशनी प्रजापति, ब्रिजराज सिंह वाला फ्रॉम राजकोट से। सभी दोस्तों का आंसर बिल्कुल सही। वाघेला वीरेंद्र सिंह, नीलेश पाटनवाड़िया, वाजा दीपक, गवानिया धरती फ्रॉम सुरेंद्रनगर से। आपका आंसर बिल्कुल सही। CRPF नामक कोई फ्रेंड है, आपका आंसर बिल्कुल सही। राजेश बोरीचा, हर्षा चुडासमा और किंजल चावड़ा, सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। आपको पता है कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी करंट अफेयर में क्यों रही है, तो कल ही मैंने आपको विथ डिटेल बताया था। आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कल मिलेंगे तब इसी क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। ओके, और आज का वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।